नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर 2025 के अफ्रीका दौरे के बाद भारत और इथियोपिया के संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे में दोनों देशों के बीच तेजी आई है। भारत अब इथियोपिया में शीर्ष निवेशक देशों में शामिल हो गया है। दोनों देशों की साझेदारी दक्षिण सहयोग पर आधारित है। इससे आर्थिक और सामरिक रिश्तों को एक नया आयाम मिला है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम ने हिंदुओं की लगातार हो रही हत्याओं को मामूली घटना बताया है। इस बयान से पूरे बांग्लादेश में राजनीतिक तूफान मच गया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। विपक्षी दलों ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। वहीं सरकार ने मामले की जांच कराने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत 21 कंपनियों में 10,000 नौकरियों की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने जा रही है। इससे युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार ने इसे राज्य की बड़ी रोजगार पहल बताया है। योगी कैबिनेट ने पारिवारिक संपत्ति ट्रांसफर पर स्टैंप शुल्क में छूट देने का अहम फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे कारोबार में पारदर्शिता आएगी, संपत्ति विवाद घटेंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है। इस फैसले से व्यापार जगत में उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएई दौरे पर है। उन्होंने यूएई नेशनल डिफेंस कॉलेज में आधुनिक युद्ध और तकनीक पर चर्चा की। यूएई अधिकारियों से रक्षा सहयोग और प्रशिक्षण पर मुलाकात की। भारत और यूएई के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह यात्रा दोनों देशों के सामरिक रिश्तों के लिए अहम मानी जा रही है। द्विवेदी ने वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी अपने विचार साझा किए। उत्तर प्रदेश में नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 3 करोड़ नाम हटाए गए हैं। ये संख्या बिहार की सूची से भी ज्यादा बताई जा रही है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह छंटनी डेटा की सटीकता के लिए की गई है। अब मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। आयोग का कहना है कि गलत नाम हटाने और नए जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। जनवरी के अंत तक अंतिम सूची जारी होने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने धर्म के साथ साथ दूसरों की आस्था की भी रक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों में दिल्ली को मिनी इंडिया का स्वरूप देने के लिए कई योजनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य दिल्ली को बहुसांस्कृतिक और एकजुट समाज बनाना है। उन्होंने कहा कि धार्मिक सौहार्द ही राजधानी की सबसे बड़ी ताकत है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फरवरी में भारत पहली बार ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। देश भर में क्षेत्रीय एआई सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। युवाओं और छोटे व्यवसायों को एआई तकनीक से जोड़ने की योजना है। सरकार ने 1 साल में 10 लाख लोगों को एआई स्किल देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की विकास यात्रा का नया अध्याय बनेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य में जिहादी गतिविधियों से जुड़ी कई घटनाओं के सबूत मिले हैं। उन्होंने इसे सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय भू राजनीतिक हालात सामान्य होने तक सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को चौकसी 1 बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने पीएम ऊषा फंड का उपयोग किया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 75 करोड़ और दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी पहल है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। झारखंड में एक व्यक्ति को फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर घूमने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 4 बार यूपीएससी परीक्षा दी लेकिन असफल रहा। दिल्ली विधानसभा में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सदन में इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी। इस पर माफी मांगी जानी चाहिए और मर्यादा का पालन जरूरी है। सिरसा ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की। वहीं आप पार्टी ने कहा कि बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी। अमेरिकी अदालत में पेश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने खुद को अगवा किया गया राष्ट्रपति और युद्धबंदी बताया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक हैं। मामला नशीले पदार्थों से जुड़े गंभीर आरोपों से संबंधित है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ कठोर सजा की मांग की है। मादुरो के समर्थकों ने इस कार्रवाई को साजिश बताया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय चिकित्सालय को 500 शैय्याओं वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। यह फैसला योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, मरीजों को बेहतर और आधुनिक सेवाएं मिलेंगी। इस परियोजना से वाराणसी क्षेत्र में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक प्राचीन संस्कृत श्लोक साझा किया है। इस श्लोक में मधुर वाणी, संयम और सकारात्मक संवाद का संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शब्दों की शक्ति समाज में सौहार्द बढ़ा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि संवाद में विनम्रता बनाए रखें। सकारात्मक शब्द रिश्तों को मजबूत करते हैं और विश्वास बढ़ाते हैं। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आरबीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे बजट प्रबंधन और भुगतान प्रणाली सुधरेगी। वित्तीय लेन देन को डिजिटल और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। इस समझौते से दिल्ली का वित्तीय ढांचा सुदृढ़ होगा। वित्त विभाग ने कहा कि यह गुड गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और पत्रकारों के लिए इंश्योरेंस सुविधा दी गई है। एकल टोकन व्यवस्था लागू की गई है ताकि भीड़ नियंत्रण में मदद मिले। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी विभाग मिलकर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रशासन को सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। राज्य सरकार ने मेला क्षेत्र में 24 घंटे मेडिकल टीमें भी तैनात की हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाडी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके निधन से राजनीतिक और खेल जगत में शोक की लहर है। वे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। कलमाडी ने खेलों के विकास और खिलाड़ियों के हित में काम किया। कई नेताओं और खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। झारखंड सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो परियोजना को गति दी है। रांची में 51.3 किलोमीटर के 3 रूट प्रस्तावित किए गए हैं। इसके लिए डीपीआर और सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि मेट्रो से ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। लोगों की दैनिक यात्रा आसान और तेज होगी। यह परियोजना राज्य के शहरी विकास में मील का पत्थर साबित होगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के लिए टिकट अब आमंत्रण मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। डिजिटल व्यवस्था से लोगों को टिकट खरीदने में सुविधा मिलेगी। प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया गया है। सरकार ने कहा कि यह कदम तकनीकी पारदर्शिता की दिशा में अहम है। इससे भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में भी मदद मिलेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि भाजपा की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से बच रही है। उन्होंने कहा कि जब आप प्रदूषण पर चर्चा की मांग करती है तो भाजपा बहाने बनाकर इसे टाल देती है। उन्होंने तत्काल चर्चा की मांग की और कहा कि जनता जवाब चाहती है। विपक्ष ने इसे राजधानी की सबसे गंभीर समस्या बताया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वहां की स्थिति चिंताजनक है और इसका असर असम पर भी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहना होगा और हालात पर नजर रखनी होगी। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदू समाज को साहस देने की बात कही। शर्मा ने केंद्र सरकार से सीमा पर निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया। वर्ष 2010 में ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए लागू की गई रेलवे कैटरिंग आरक्षण नीति की जांच होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। शिकायतों के आधार पर आयोग ने जवाब मांगा है। मामला खाद्य वितरण और अनुबंध प्रक्रिया में अनियमितता से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में तत्काल कार्रवाई की गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी और एसआईटी जांच समय पर हुई। बाद में सीबीआई जांच की भी अर्जी दी गई थी। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। अब नए ऑडियो की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु में 9 और 10 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कई जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। राज्य प्रशासन ने आपदा प्रबंधन दलों को अलर्ट पर रखा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन पारित हो चुका है। इससे किसानों, मजदूरों और ग्रामीण युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। योगी ने कहा कि यह मिशन आत्मनिर्भर गांव बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने जनता से इस योजना को व्यापक समर्थन देने की अपील की। अमेरिकी सिंगर मैरी मेलबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर कहा कि मोदी भारत के हित में काम कर रहे हैं। मैरी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख बढ़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भारत की प्रगति का प्रतीक बताया। मैरी ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब पहले से अधिक मजबूत हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले पर सवाल उठाया। उमर ने पूछा कि क्या जम्मू को धर्म के आधार पर अलग राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है। केंद्र से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाख रिफाइनरी में HPCL के रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। इससे ईंधन आयात पर निर्भरता घटेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत ग्रीन एनर्जी में अग्रणी बनेगा। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान किया।